हेलो स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले मैंने बात की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बनाया। इन्होंने टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है क्या है, जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इन्होंने प्लाज्मिड का यूज़ किया, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाने वाला प्लाज्मिड है बायोटेक्नोलॉजी में, PBR 322। इसके साथ फॉरेन डीएनए यानी जो डिजरेबल डीएनए का सेगमेंट होता है उसे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अटैच किया, लाइगेशन किया और उसे फिर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो डिजरेबल जीन है उसकी कॉपीज़ या जो डिजरेबल प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन किया गया डिफरेंट मेथड्स से। तो आज हम बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से टूल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो मेन टूल्स हैं जैसे रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हैं, वेक्टर है, लाइगेज एंजाइम है, पॉलीमरेज भी यूज़ किए जाते हैं। मेन टूल्स हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस जो हायर क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, किसी भी रीजन से वो डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशल सीक्वेंस से ही रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स न्यूक्लियस की लार्जेस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स एंड एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को यानी ये जो न्यूक्लियस है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को कहा जाता है क्योंकि ये जो डीएनए को स्पेशल सीक्वेंस से काटते हैं। इनका एक सीक्वेंस होता है जिसे पैलिंड्रोमिक रीजन कहते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही इसको कट करते हैं, इसलिए इन्हें रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स टू टाइप्स के हैं, टू क्लास में डिवाइड किए गए हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के आउटर एंड से काटते हैं, ये एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। और इंडोन्यूक्लियस जो है इसको मिडिल पोर्शन से यानी जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको बीच से रिमूव करते हैं, इन्हें इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जितने भी रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हैं इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों को, यानी जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हैं इनको मालिकुलर सीजर्स भी कहा जाता है। मालिकुलर सीजर ये कहता है क्योंकि इनका यूज़ डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे स्पेसिफिक जो फॉरेन डीएनए है उसको लाइगेशन जिसका होना है। सबसे पहले अर्बर ने 1965 में सबसे पहले रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स का पता लगाया। रिस्ट्रक्शन एंजाइम मोस्टली जो है बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए गए हैं। बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस से एक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो उसके डीएनए को डिफरेंट सेकेंड में वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में काट देते हैं, जिससे उसके डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो डिजनरेट हो जाती है। इस तरीके से जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उन पर अटैक नहीं कर पाता है। सबसे पहले स्केरेकिया कोलाई में एक जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके इंट्रोड्यूस उसका जो डीएनए इंट्रोड्यूस करने से पता लगा कि इसमें कुछ रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हैं। तो बहुत सारे रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स अब आइसोलेट किए गए, मोर देन 100 रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं डिफरेंट बैक्टीरियल सेल से, जिनके नाम दिए गए हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो कौन सा था, वो HIND यानी हिंद सेकेंड था, जिसको सबसे पहले TJ केली ने 1968 में बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट किया था। तो इस तरीके से सबसे पहला अगर पूछा जाता है कि इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन सा है या रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन सा, तो आप बताएंगे हिंद सेकेंड HIND सेकेंड, जो रोमन नंबर में लिखा जाता है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले केली ने 1968 में की थी। इन्होंने इसे बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इसे आइसोलेट किया। ओके, हाँ,
टाइप्स ऑफ इंडोन्यूक्लियेजेस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट टाइप रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बट क्लीवेज डज नॉट टेक्स प्लेस एट द साइट ऑफ रिकॉग्निशन. जहाँ से पहचानते हैं उस साइट से इसका क्लीवेज नहीं होता है. दूसरे टाइप जो होते हैं तो जिस जगह से पहचानते हैं पर्टिकुलर, वही जगह से इनको ब्रेक करते हैं, यानी वहीं से इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है. इस साइट को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है? नाइट्रोजनस बेस का वो सीक्वेंस जो दोनों स्टैंड्स पर, यानी जो दोनों स्टैंड्स होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स होते हैं, उन पर एक ही डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम अगर आता है उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल इस पर लिखा हुआ है GAATTC और दूसरे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर लिखा हुआ है CTAAG. तो ये जो सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. इसी को पहचान कर जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को, यानी जो नाइट्रोजनस बेस है जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, इसके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जिसे हम लोग शुगर बैक बोलते हैं, उसमें क्लीवेज स्टार्ट करते हैं. यानी जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको क्लीव करते हैं, उनको तोड़ते हैं. इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो ब्रेक हो जाती है. डिफरेंट जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं उनके डिफरेंट पैलिंड्रोमिक रीजन्स हैं जिसके बारे में आप देखेंगे टेबल में बहुत सारे हैं. जैसे KPN फर्स्ट है, इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो है GGTACC CCATGG. इसमें आप देख सकते हैं ये स्टेकिन से कट करता है. कुछ ऐसे इंडोन्यूक्लियस होते हैं जो स्टेकिन से कट करते हैं. स्टेकिन का मतलब होता है इनमें एक ओवर हैंगिंग होती है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है उसकी ओवर हैंगिंग होती है. और दूसरे जो नॉन स्टिकी एंड से होता है, यानी ब्लंट एंड बनाते हैं, वो उसमें हैंगिंग नहीं होती है. उसमें जो कट होता है वो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में बराबर से कट होता है. तो इस तरीके से इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. आपको टेबल में डिफरेंट जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको PVR 322 में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें लाइगेट किया गया है, उनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ना है. जैसे थर्ड है, इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है. इसकी जो स्ट्रेन है वो RD है. सेल फर्स्ट है, इसके बाद EcoRI है, BAM-HI है और PVU है. तो ये सारे के सारे आपके PVR 322 में मिलेंगे. तो इनके आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो हैं यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो पढ़ लेने हैं. ओके. जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है इसके जो टूल्स हैं, इसमें जो नेक्स्ट टूल्स वो एंजाइम्स हैं. जैसे आपके लाइगेज जो कि DNA की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, अटैच करने का काम करते हैं, यानी लाइगेशन का काम करते हैं. वो लाइगेज होते हैं, DNA लाइगेज कहते हैं. इसके बाद जो टेक्निक यूज होती है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं? जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं. पेज यानी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोडियम डोडिसल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS पेज जिसे कहते हैं. यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तो उसमें डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती हैं, बहुत टाइप की अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं. कुछ प्रोटीन्स का सेपरेशन किया जाता है और कुछ में DNA का यानी जेनेटिक मटेरियल का सेपरेशन किया जाता है. इसके बाद PCR जो है यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये भी टेक्निक यूज़ की जाती है. DNA फिंगरप्रिंटिंग का भी यूज़ किया जाता है, DNA को यानी स्पेशल जो सीक्वेंस उसको पहचानने के लिए. तो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, या हम कह सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है इसमें. तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे
इलेक्ट्रोफोरेसिस की इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज यूजिंग electrical charge and gel. This is called agarose gel. Agarose gel use as sieve for the moving of DNA fragments. तो जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, जब भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। स्मॉल साइज़ के DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो आगे होते हैं और लार्ज साइज़ के DNA फ्रेगमेंट्स पीछे होते हैं। फिर उसके बाद इनकी फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। फिंगर प्रिंटिंग से स्पेशल जो जीन है उसको लोकेट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।